कॉपी आपको भी देती हूँ। मैं कोई एक ट्रस्ट विज्ञप्ति रिसीव कर लीजिए। जब पूरा प्रदेश और पूरे देश में ये सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा को लेके, उसका कारण को लेके या गिरफ्तारी का उद्भेदन को लेके बेचैनी से लोग इंतजार कर रहे थे, तब 1/4/2026 को ये प्रेस रिलीज जारी किया जाता है मध्य रात्रि में। अब मेरा सवाल जो है वो पूर्ण रूप से ये प्रेस रिलीज पे आधारित है। कुछ भी प्रेस रिलीज में जो लिखा हुआ है उससे बाहर नहीं है। और मेरा सवाल सीधा डीजीपी मैडम से है, जो मैं सीधा आती हूँ सवाल पे। मैं शुरू करती हूँ पैरा 2 से। पैरा 2 में आपके अनुसार जो मृतका की मां है वही हत्यारण है और वही सूचक भी है। तो जो इस पे कांड दिखाया गया है, जो कांड ये प्रेस विज्ञप्ति पे, तो क्या ये एफआईआर का आवेदन बदला गया? क्योंकि अगर नहीं बदला गया तो अभियुक्त और सूचक दोनों एक है, सूचक भी वही है, अभियुक्त भी वही है, तो इसमें एफआईआर किससे साबित करवाइएगा? फिर तो रेशमी देवी जो, जिसको हत्यारण बोल दीजिए, या रेशमी देवी जो मृतिका की मां है, उसको तो लाभ हो जाएगा और ये ट्रायल तो फेल कर जाएगा। दूसरा, आपके अनुसार कांड का लिखित आवेदन में रेशमी देवी ने धनेश्वर पासवान और अज्ञात पे केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था कि वही लोग उनकी बच्ची का, नाबालिग बच्ची का रेप किया और हत्या किया। अब ये 8-9 दिन में हम लोग को पता नहीं चल पाया कि धनेश्वर पासवान का क्या हुआ। आपने धनेश्वर पासवान के साथ क्या किया? क्योंकि एफआईआर तो किया है, तो क्या वो निर्दोष है? क्या उसको क्लीन चिट दिया? कौन है धनेश्वर पासवान? अभी आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। ये 26 तारीख को एसआईटी का गठन किया गया। 30 तारीख के शाम से पहले एसआईटी का गठन में बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर भी थे सारे, मतलब ये एसआईटी गठन जो हुआ उसमें बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं इस एसआईटी में। लेकिन 30 तारीख के शाम के पहले किसी को भी घटना के इर्द गिर्द भी नहीं देखा गया। सब सो रहे थे क्या? अब आते हैं पैरा 4 पे। ये जो लिखा गया है पैरा 4 पे, ये कौन सा तकनीकी साक्ष्य और असूचना संकलन किए और कब किए? कौन सा तकनीकी साक्ष्य और कौन सा असूचना संकलन किए हैं, कब किए हैं, और कब ये भीम राम और ये जो मृतिका की मां है रेशमी देवी और जो भक्ताइन है शांति देवी, कब ये लोग से पूछताछ की? अब इनके द्वारा जो पुलिसिया बयान दिया गया, तो क्या सिर्फ इनके द्वारा पुलिसिया बयान को छोड़ के क्या आपने कोई सबूत इकट्ठा किया? क्योंकि पुलिसिया बयान पे कोर्ट में नहीं चलता है, उसके आधार पे आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में पुलिसिया बयान के हिसाब से ट्रायल नहीं चलता, ना ही उस पर सजा होता है। तो क्या सबूत आपने इकट्ठा किया? सिर्फ कहानी से तो नहीं होगा ना। अब ये जो घटना स्थल है, जैसे मीडिया लोग भी बात कर रहे थे, घटना स्थल में जहाँ आप लोग गए भी थे, आम आदमी बात कर रहा है कि जो क्राइम स्पॉट है उसको आप लोग सिक्योर नहीं किए, जो एविडेंस है उसको सिक्योर नहीं किए, शुरू से अब तक उसको सील नहीं किया गया, उसको सिक्योर नहीं किया गया, उसको खुला छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा? जवाब दीजिए। आपने कहा कि रेशमी देवी का बेटा सुधीर सिंह बरसों से बीमार चल रहा है। क्या आपने बीमारी का कागजात इकट्ठा किया कि वो कौन सी बीमारी से ग्रसित था, कि उसका कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था? क्या आपने कोई साक्ष्य इससे जुटाया इस तरह का? हाँ, तो 24 तारीख के शाम को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में अचानक रश्मि देवी उसकी छोटी बेटी का हत्या कराने के लिए भीमराम के पास जाती है और बोलती है कि हमको इसका बलि चढ़ाना है, आप साथ चलिए। और वो राजी भी हो जाता है और साथ में चला जाता है भक्ताइन के घर। कहां से लाते हैं ऐसा वाहियात कहानी
कोई विश्वास करेगा जी? ऐसा होता है? कभी सुने? आजकल खाने का मतलब दावत भी अगर किसी को देंगे ना, तो अनजान के घर कोई जाता भी नहीं है खाना खाने के लिए। और आप सोचिए कि भीमराम जैसा कोई करेगा, और भीमराम चला भी गया, और चला गया भक्ताइन के घर। सिर्फ चला नहीं गया, वही गला घोट के मारा, वही गला घोट के मारता भी है। और उसके बाद पैरा 7 में लिखा हुआ है कि फिर पत्थर से भीमराम ने मृतिका का सर फोड़ दिया। ये चंदा मामा का कहानी सुन के लगता है कि डीजीपी मैडम के साथ साथ जितने भी उनके टीम के लोग हैं, जितने भी सब कांस्टेबल से भी निचले दर्जा का उनको ज्ञान है। क्यों पद में बैठे हुए हैं? छोड़ दीजिए ना। अच्छा, इनकी कहानी आप पढ़िएगा तो भक्ताइन के घर में ही इनकी कहानी खत्म हो गई। लाश जिस जगह पे मिली, लाश को जहां पे पाया गया, वहां तक इनकी कहानी गई ही नहीं। तो वहां तक तो कहानी पहुंचाना चाहिए था ना। जिस जगह पे उस बच्ची का लाश मिला, उस जगह पे तो वहां तक तो कहानी पहुंचाना चाहिए था। अब आते हैं भीमराम प्रसंग पे। कौन है भीमराम? ये लोग तो छुपाए हैं। क्यों छुपाए होंगे? सोचिए जरा, क्या कर रहे हैं? ये सारा पूरा प्रकरण से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कौन है भीमराम। भीमराम उस पूरे क्षेत्र का उसका दबदबा है, वो बीजेपी का नेता है और उस एरिया का अध्यक्ष है। और इसका और रेशमी देवी के बीच का माजरा भी वहां के लोग जानते हैं। और भीमराम कौन है वो भी वहां के लोग जानते हैं। हमने तो परिचय नहीं दिया था, मीडिया वाले खुद बोल रहे हैं उसका परिचय, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग भी उसी तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं जैसा भीमराम कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। तो एक चीज और कि 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक फॉरेंसिक का कोई भी टीम घटनास्थल के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आया। और इसमें भी प्रेस रिलीज में भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया गया। तो मृतिका का जो वजाइनल स्वैब होता है उसको ना मतलब उसको कलेक्ट किया गया या फिर उसको प्रोटेक्ट किया गया या डीएनए टेस्ट किया गया, तो इसमें तो कुछ भी जिक्र नहीं है। और बोल देते हैं कि बलात्कार कंप्यूटर का युग है। जब ये कहानी लिखे थे तो पंचांग मिला के कहानी नहीं लिखा गया था क्या? पंचांग नहीं मिलाए थे क्या कहानी लिखने से पहले? यहाँ तो आप चूक कर गए। आप तो खुद ब्राह्मण भी है। अब आपकी कहानी के हिसाब से ये जो भक्ताइन है उसको पीड़िता की माँ को बोली, मृतिका की माँ को बोली कि अष्टमी के रात 9 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है बलि देने का। तो अष्टमी के रात को 9 बजे के बाद बलि देने का शुभ मुहूर्त है और उसी की तैयारी में सब यही हुआ है। तो आप देखिए कि अष्टमी से पहले ही बलि हो गया। अष्टमी तो 24 तारीख की रात को अष्टमी तो नहीं था, सब कोई जानते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त के पहले ही बलि हो गया, तो आपका ये शुभ मुहूर्त वाला कहानी भी फेल हो गया। फिर तो यहाँ पे ये कहानी का कोई मतलब नहीं बनता है। अब ये तो बड़ा अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को कि शुभ मुहूर्त तो बड़ा गड़बड़ा गया है, तो बड़ा ही अशुभ मुहूर्त में बलि हो गया भाई। अब आते हैं पैरा 6 पे।